Good morning, students. It's class 10th. We are on history. It's part 3, chapter 1, Glorious India from the beginning to 1206 CE. As you all know that we are talking about the Mauryan dynasty in which we are on Ashoka. Now, as we know that अशोका ने बहुत सारी चीज़ें अपने शासनकाल में की थी. अब उससे फर्दर जो टीचिंग है वो देखते हैं. अशोका ने कुछ आदर्श इस्टेब्लिश किए थे, उसमें है एक धम्म. सो द टॉपिक ऑफ द डे विल स्टार्ट फ्रॉम द धम्म. Ashoka established ideals for the moral development of mankind. These were called Dhamma. Definition of Ashoka's Dhamma has been given in the 2nd and 7th Rock Edict. According to him, shunning all the evil action, welfare of the entire world, compassion, charity, truth and purity of action is Dhamma. The essential condition of following Dhamma include saintly nature, performing works of public welfare, being free from all evil and good behavior, compassion, charity, gratitude, not killing any living being, obeying one's parent and elder, respect for one's guru, being charitable towards one's friend, acquaintances, relatives, brahmans and the needy, etc. It is the answer of question 2nd of short answers. So let's start with it. अशोका ने मॉरल डेवलपमेंट के लिए कुछ आदर्श दिए थे, आइडियल्स दिए थे, यानी नियम कायदे दिए थे ताकि मैनकाइंड का जो मनुष्य है उसका डेवलपमेंट हो सके. उसे धम्म कहा गया. सो अशोका के जो ये धम्म है उसकी डेफिनेशन 2nd और 7th रॉक एडिक्ट यानी शिलालेखों में दी हुई है. उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी बुराइयों का अंत कर देना, पूरे वर्ल्ड की भलाई के लिए सोचना, चैरिटी करना, सच बोलना, अपने कार्यों को अच्छे से करना, ये सब धर्म में इंक्लूडेड है, जिसे धम्म कहा गया है. द एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धम्म इंक्लूड, अब उसी के अलावा बताया हुआ है कि अब उसके लिए ज़रूरी आवश्यक बातें क्या हैं. वो वही वाली है कि सेंटली नेचर रखना, अपने नेचर शांत स्वभाव का रखना और पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य करना और सारी बुराइयों से दूर रहना, गुड बिहेवियर करना, चैरिटी करना, लिविंग बीइंग को नहीं मारना और पेरेंट्स और एल्डर लोग जो है उनकी रिस्पेक्ट करना, गुरु की रिस्पेक्ट करना, ये सारे जो है धम्म के अंतर्गत आते हैं. सेकंड पॉइंट है धम्म यात्रा यानी रिलीजियस ट्रेवल. बिफोर अशोकाज रेन किंग्स यूज टू परफॉर्म विहार यात्राज, फॉरेस्ट ट्रेवल, ड्यूरिंग विच दे यूज टू किल एनिमल्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट. इन प्लेस ऑफ सच ट्रेवल्स अशोक अरेंज्ड फॉर धम्म यात्रा in which travels were initiated to Buddhist places and Golda's donation were given to Brahman, Shramnas and aged people. अशोका के शासन से पहले जो राजा महाराजा थे वो विहार यात्रा पे जाते थे जिसमें कि एनिमल किलिंग की जाती थी, शिकार पर जाते थे. पर उसके बाद अशोका का जब शासन आया तो उन्होंने धम्म यात्रा स्टार्ट की जिसमें कि बुद्धिस्ट प्लेसेस पे जाया जाता था और गोल्ड के डोनेशन यानी दान दिया जाता था ताकि लोगों की भलाई हो सके. फिर है अनुसंधान. ड्यूरिंग अशोकाज रेन द स्टेट एम्प्लॉयज़, प्रादेशिक राजुकास एंड युक्तास वर सेंट ऑन ट्रेवल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन एवरी 5th ईयर विच वॉज कॉल्ड अनुसंधान. अब अनुसंधान में अशोका के समय में राज्य के जो कर्मचारी थे जिन्हें प्रादेशिक राजुकास और युक्तास कहा गया, हर 5वें साल में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाते थे. फिर है धम्म महामात्र. इन द 14th ईयर ऑफ हिज कॉर्निशन अशोक अपॉइंटेड धम्म महामात्रास whose major responsibility was to propagate religion among the masses, to inspire them for deeds of public welfare and charity, releasing prisoners from imprisonment and reducing their tenure of punishment, providing financial assistance to their dependents etc. अब धम्म महामात्र में यह है कि अपने राजाभिषेक के 14 ईयर्स में अशोक ने धम्म महामात्रों की स्थापना की, उन्हें अपॉइंट किया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लोगों में धर्म का प्रचार प्रसार करे और पब्लिक वेलफेयर और चैरिटी करे और जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उन्हें उनकी सज़ा कम करे, उनका मन परिवर्तन करे कि उनको धर्म में लगाया जाए. फिर है रॉक एडिक्ट्स. रॉक एडिक्ट्स होता है अभिलेख. अशोक वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट थ्रू द एडिक्ट्स. ही गॉट इंस्पिरेशन टू डू सो फ्रॉम Dara first, Darius, the ruler of Iran.
Most of the edicts of Ashok were in Brahmi script, while the edicts found in Mansehra and Shahbazgadi in northwest India are in Khorashti script. अब वो रॉक एडिक्ट होता है कि क्या होता है कि जो राजा महाराजा लोग थे वो कुछ ना कुछ कहीं पे अपने द्वारा किए गए कार्यों को या कि कुछ ऐसी चीज़ करते थे ताकि उन्हें वो न रहें तब भी उन्हें याद रखा जाए। तो अशोका ने उसके लिए क्या किया, वो जब भी चाहते थे कि अपने सब्जेक्ट्स को यानी कि अपने अनुयायियों को वो कुछ भी बताएं तो वो उन्होंने रॉक एडिक्ट के माध्यम से शिला पे लिख कर यानी पत्थरों वगैरह पे खुदाई करवा कर उस पर लिख कर उनको रखा, ताकि जो आगे उनकी वो जब नहीं रहेंगे तो आगे जो लोग होंगे उनके वो उनको याद कर सके, उनके कार्यों का उन्हें पता चले। तो इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। फिर है सक्सेसर ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। फॉर द 50 years आफ्टर अशोका हिज वीक सक्सेसर कंटिन्यू टू रूल। और अशोका के बाद कुणाल जो थे वो राजा बने, और रजत तरंगिणी के हिसाब से जालोक वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू तारनाथ अशोका सन वीर सेन हैड बिकम एन इंडिपेंडेंट रूल ऑफ गांधार। अब अलग अलग जगह पे इनके पुत्रों को अलग अलग प्लेस दिए हुए हैं, वो बताया हुआ है। अब कुणाल के बाद जो बताया हुआ है कि एज कुणाल वॉज ब्लाइंड मगध एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ हिज सन संप्रति। संप्रति के हाथों में आ गया था मगध का राजा साम्राज्य, क्योंकि कुणाल जो थे वो ब्लाइंड थे। फिर कुणाल के पुत्र थे दशरथ, ही ऑल्सो रूल्ड ओवर मगध, उन्होंने भी मगध पर शासन किया। और बृहदत्त जो हैं वो लास्ट मौर्यन रूलर कहलाए हैं। और उनके ब्राह्मण मिनिस्टर थे पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी के थे, उन्होंने उनको एसिनेट कर दिया। एसिनेशन होता है हत्या कर देना उनकी, और उनके सिंहासन पर फिर खुद बैठ गए। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इनके बारे में बताया हुआ है कि किस तरह का वहाँ पे पूरा प्रशासन वगैरह चलता था। तो अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम वॉज established for the first time in India during Mauryan period. Even after centralization of power in the hands of the king, he was not autocratic. Kautilya has described 7 components of the state, namely Raja, Amatya, Janpadas, Durg, Ghosh, Sena and Mitra. उसमें ये बताया हुआ है कि जो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम इंडिया में मौर्यन पीरियड में, और उसके बाद सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो था वो राजा के हाथ में तो था, पर वो ऑटोक्रेटिक नहीं था। ऑटोक्रेटिक यानी सारा काम अपनी इच्छा के अनुसार करना। कौटिल्य ने किसी भी राज्य को अच्छे से चलाने के लिए 7 कॉम्पोनेंट्स यानी 7 तत्व बताए हैं। वो बताया हुआ है कि राजा होते हैं, अमात्य यानी कहना चाहिए कि उसका जो सेनापति कह सकते हैं, जो उसको सारा ज्ञान प्रदान करता है, वो जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। अब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। 18 डिपार्टमेंट्स कॉल्ड तीर्था हैव बीन मेंशन इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें 18 डिपार्टमेंट जो हैं वो बताए हुए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्थास इज़ नोन एज महामात्य, और उसे महामात्य कहा गया है जो इसके अध्यक्ष थे। मिनिस्टर, मंत्री, प्रिस्ट, पुरोहित, कमांडर, सेनापति, प्रिंस, युवराज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो तीर्थ माने गए हैं। फिर है सम्हारता। Their responsibility was to collect revenue, keep record of income and expenditure and prepare the annual budget. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू यानी कि कर, और इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखना। फिर है सन्निदाता। सन्निदाता होता है कि ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष यानी सारे रुपया पैसे का जो सारा ध्यान रखेगा वो उसके अंदर आ जाता है। तो उसमें ये बताया हुआ है कि अगर विभिन्न विभिन्न भागों में कोषागृह और अन्न गृह यानी कि जो ग्रेनरी होता है जहाँ पे कि अनाज रखा जाएगा वो बनवाया गया तो वो उसके अंदर आते हैं। फिर है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल यानी कि उनको क्षेत्रों में बांट के उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया गया वो मेंशन किया हुआ है कि तक्षशिला था, उज्जैनी था, तो कालिंग था, दक्षिण पथ, ये सारे जो हैं उसमें बांटा हुआ था, तो वो बताया हुआ है। फिर है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंडल्ड बाय द काउंसिल ऑफ 30 members विच वॉज डिवाइडेड इनटू 6 कमेटी। 5 members थे एक कमेटी में,
और फर्स्ट कमेटी जो है वो इंडस्ट्री और स्कल्पचर देखती थी, यानी पूरा उनका सिस्टम बताया हुआ है. सो दैट्स ओके फॉर द डे. थैंक यू.